नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को जेबीटी अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की कैद हुई है। इस प्रकरण से एक छुपा हुआ सच सबके सामने आया है, वो ये कि सरकारी नौकरियों के लिए बाकायदा रिश्वत ली और दी जाती है। ऐसा क्यों है और इसे कैसे रोका जा सकता है? हरियाणा के साल 2000 के जेबीटी अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला दोषी पाए गए हैं। उन्हें दिल्ली की एक सीबीआई अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। लेकिन हरियाणा का ये मामला अपने आप में इकलौता नहीं है। पिछले 2 दशकों के हरियाणा के इतिहास पर नजर डालें तो भजन लाल, बंसी लाल, ओम प्रकाश चौटाला से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक सभी के कार्यकाल में ऐसे भर्ती घोटाले सामने आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सब सरकारी नौकरी की चाह की वजह से है। कोई भी सरकार किसी को उसमें नहीं लगाती है, बंदा खुद उसके पास चल के जाता है और अपने गम में और अपनी नौकरी के लालच में आकर वो ऐसे पैसे देता है, अफसरों को पकड़ता है। तो किसी जरला करनालर का तो खाता खत्म हो रहा, कोई भी के जा रहा हूँ, एक आधा बच्चा लग दोगा सारे हल्के में था। 70-80% भाई भतीजा वादी पैदा है भाई मरने से। हम तो क्यों करते हैं ऐसे? चौधरा की जिसकी चौधरा उसी की डंडा। जब भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करो तो हमें ये दिखता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्राइब देनी पड़ेगी कि अगर रिश्वत दी है तो हमारा काम बनेगा। अदरवाइज मिडिल क्लास के लिए तो कोई ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है कि बिना पैसे दिए काम हो जाएगा। हरियाणा में नौकरी तो युवा को तो मिल तो रही है, लेकिन इसमें पक्षपात ज़्यादा हुआ है। जैसे कि अभी ये सरकार है, इसमें उधर के बच्चे ज़्यादा लग रहे हैं, रोहतक साइड के, इस साइड के कम लग रहे हैं, तो इसमें जात पात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। नौकरी सिर्फ योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। जो राजनेता अपने राजनीति का कर्ण करते हैं, योग्य अयोग्य लोगों को नौकरियां देते हैं, उसमें योग्य जो लोग रह जाते हैं, वो एक गलत प्रक्रिया है। ये देखिएगा कि सभी ही सरकारों में ऐसा हुआ, चाहे वो हुड्डा सरकार हो, चाहे बंसीलाल सरकार हो, चाहे चौटाला सरकार हो। ये हम आम आदमी की कमी है, ना कि सरकार की कमी है, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए कुछ चंद ऑफिसरों को या किसी नेता को अपने काम के लिए रिश्वत देते हैं, जिससे देखा देखी सभी इस ओर में लग जाते हैं। भाई भतीजावाद है। जब तक हमारे देश के अंदर ये चीजें रहेंगी, जो इंटेलिजेंस हमारा देश पिछड़ा वर्ग ही रहेगा। आज भी यानी कि अगर दूसरी दुनिया के मुकाबले अगर अपने देश को काउंट करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। सरकारी नौकरियों में जो भर्ती होती है HPSC या HSSC द्वारा, वो पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। उसका एक एडवर्टाइजमेंट के साथ ही एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इस क्राइटेरिया के आधार पर भर्ती होगी। ऐसे में जब सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो रसूख और पैसे का खेल तो चलेगा ही। फिर ऐसे लोगों या नेताओं की कमी भी नहीं है जो पैसों के लिए योग्यता को नजरअंदाज कर देते हैं। वर्तमान में जरूरत एक पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था की है। जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, भर्ती घोटाले सुनने को मिलते रहेंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र विद्या अलंकार जी, जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। सुनील ढुल, जो HCS भर्ती घोटाले में याचिका करता है। अमित सिमार HCS अभिलाषी हैं और राजीव गोदारा, जो पेशे से वकील है और संपूर्ण क्रांति मंच के अध्यक्ष भी हैं। नरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आपने लोगों की बातें सुनी। लोगों का एक आम ये कहना है कि या तो कैश चाहिए या जैक। किस तरह से वाकई आपको लगता है व्यवस्था में कमियां हैं? बिल्कुल सही है। जब तक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। अब आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की को ही ले लीजिए जी। राज्यपाल को अधिकार है मेंबर की नियुक्ति करने का संविधान में जी, लेकिन होता है इसके विपरीत। मुख्यमंत्री सिफारिश करते हैं तो ही मेंबर्स की नियुक्ति होती है जी। अगर राज्यपाल एक स्क्रीनिंग कमेटी बना के, जिसमें शिक्षाविद हों, रिटायर्ड जस्टिस हों और समाज के दूसरे लोग, तो वो स्क्रीनिंग कमेटी जो रेकमेंड करे वो एप्लीकेशन इनवाइट करे जी। उसके बाद वो गवर्नर को सिफारिश करे कि ये लोग हैं, योग्य हैं, और गवर्नर साहब उनकी नियुक्ति करें, तो काफी कुछ हद तक ये मामला निपट सकता है। यानी लोक सेवा आयोग में जो पदों की नियुक्तियां होती हैं उनमें भी दखल अंदाजी है। यस। तो आगे जो आम लोग जा रहे हैं नौकरी, सरकारी नौकरियों की चाह में, तो वो तो वाकई नाउम्मीद हो जाते हैं। यस, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आता है जी। जिस मेंबर की नियुक्ति जो जिस काल में होगी, उसके मुख्यमंत्री हो या दूसरे हो, उन पे प्रेशर आएगा और प्रेशर में वो कहीं न कहीं
हालांकि मेंबर का सीधा ताल्लुक इंटरव्यू के सिवाय कहीं भी नहीं है जी। उसमें एक चीज और हो सकती है कि सेक्रेटरी की ट्रांसफर भी गवर्नमेंट ही करती है जी। उसकी अपॉइंटमेंट करती है, अगर वो ठीक ना हो तो उसकी ट्रांसफर भी गवर्नमेंट करती है जी। सेक्रेटरी की नियुक्ति किसी एक नई व्यवस्था के तहत हो और वो परमानेंट हो, यानी कि जो पूरी परमानेंट व्यवस्था- होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो किसी के कहने से गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि यानी जो व्यवस्था प्रक्रिया में है आप का कहना है कि सुधार की जो जरूरत सिलेक्शन है की ऊपर से नीचे तक। यस क्योंकि जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है जी। वो काफी कुछ से उसका दारोमदार सेक्रेटरी के ऊपर है। जी, जी। सेक्रेटरी ने पेपर सेट करवाने हैं, सेक्रेटरी ने आंसर शीट भेजनी है जहां भेजनी है। अगर सेक्रेटरी ठीक है, उसका स्टाफ ठीक है, तो गड़बड़ की कोई संभावना नहीं है। ये तो है कि पारदर्शिता कैसे लाई जा सकेगी। सुनील ढुल, आप याचिका लेकर हाईकोर्ट में पहुंचे हुए हैं, आपका मामला जानना चाहेंगे। मैम एक्चुअली मामले वाली बात तो ये थी, जो कमीशन ने एग्जाम कंडक्ट किया था जी, हरियाणा HCS का 2011-12 वाला, तो इसमें 18 क्वेश्चन थे जो लगभग 18 के 11th आसपास जनरल स्टडी और 7 के आसपास अदर सब्जेक्ट ये रॉन्ग थे, और इन्होंने ऐसा अपनी तरफ से ही ग्रेस मार्क्स दे दिए उनको, और ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर नहीं सकते। क्या कोई आपको लगता है कोई खास योजना के तहत ऐसे कोई गलत क्वेश्चन जान के डाले गए, आपको ये लग रहा है? ऐसा तो कह नहीं सकते मैडम, फिर भी कमीशन ने जो पेपर सेट हुआ था इस बार, इसमें लगभग हमने कोर्ट में भी रिप्रेजेंट किया, एक बुक से ही कॉपी किया हुआ था जी। 100 में से आउट ऑफ 80 क्वेश्चन बुक से कॉपी थे। जो बुक में एरर थी सेम एरर उसमें प्रिंट की गई हुई थी क्वेश्चन पेपर में। और कमियां वाली बात रही, उसके बाद कमीशन ने, हम कोर्ट गए, हमने रिप्रेजेंटेशन पहले कमीशन में दी, रिप्रेजेंटेशन के बाद उनका कोई जवाब नहीं आया, तो स्टूडेंट थे जो भी है कोर्ट में पहुंचे, मैं भी साथ था उनके। कितने स्टूडेंट्स पहुंचे कोर्ट में? आउट ऑफ 100 लगभग अप्रोक्सीमेट 100। अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है अभी लगभग इस मंथ के टाइम बाउंड किया हुआ है न्यायालय ने। एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है अब इस पूरे मामले को देखने के लिए। 60 टीचर होंगे इसमें, लगभग 20 सब्जेक्ट के, जी। हर एक सब्जेक्ट से 3 टीचर लिए गए हैं, ठीक। और वो उनका ओपिनियन जो होगा वो डेट इज फाइनल ठीक है। ओपिनियन। अमित, आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं। कल जो शिक्षक भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला को सजा दी गई, जो भी ये घोटाले, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही सरकार में हुए, सभी सरकारों के टाइम कोई ना कोई आरोप लगते रहे हैं। आपको लगता है सरकारी नौकरी मिलेगी आपको? मैम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर दैट। कितनी उम्मीद रखते हैं? एक्चुअली जो स्टेट जो कमीशंस हैं, HPSC लगा लो या कोई भी कमीशन लगा लो, ये बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है बल्कि पूरे इंडिया में ही आप देखते होंगे। तो स्टेट जो कमीशन है वो UPSC के एम्बिट में आ जाने चाहिए। UPSC जो है वो फेयर रिक्रूटमेंट करता है, स्टेट कमीशन इतने नहीं करते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक। तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो UPSC SSC की या IBPS जो बैंक का एक कॉमन सिलेक्शन बोर्ड है, उन्हीं की ज्यादा प्रिपरेशन में वो करते हैं, स्टेट वाइज को सेकेंडरी रख रहे हैं आजकल। ठीक है, क्योंकि करते नहीं है फेयर रिक्रूटमेंट। गुदारा साहब, स्टेट कमीशन फेल होते नजर आ रहे हैं? स्टेट कमीशंस फेल होते नजर आ रहे हैं क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था को ऐसा बनाया है। पूरी व्यवस्था में नियुक्तियां पहले दिन से अपने वर्कर्स, अपने चेहतों को देने की संस्कृति हमने बनाई है, और जब तक वो संस्कृति रहेगी कुछ चीजें ठीक हो नहीं सकती। कुछ सुंदर संकेत आए हैं, जैसे पंजाब में HPSC के चेयरमैन की नियुक्ति होने लगी तो कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने कहा यह तरीका नहीं चलेगा। ठीक। तो इस तरह की चीजें होने से, और जो अमित ने कहा कि UPSC में ऐसा हो सकता है, वहां भी नियुक्तियों का तरीका इससे बहुत अलग नहीं है जी। इसलिए हमें मूलतः तो संस्कृति को चोट पहुंचाना है कि जहां आप नियुक्तियां करने के लिए और इस तरह के जो महत्वपूर्ण ओहदों पे जिन लोगों को ला रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं आ सकते कि आप अपने चेहतों को रेवड़ियां बांटकर अपनी राजनीति चमकाएंगे। ये चेहतों को रेवड़ियां बांटकर राजनीति चमकाने की पूरी संस्कृति को चुनौती देनी पड़ेगी, तब जाकर कमीशंस में और ट्रिब्यूनल्स में, आयोग में जहां नियुक्तियां होनी है उनमें कुछ परिवर्तन आएगा, और फिर जो नीचे अध्यापकों की या दूसरे जगहों पर जो नियुक्तियां होनी है उनमें फर्क पड़ेगा। हर जगह न्यायपालिका को क्यों दखल देना पड़ रहा है? कार्यपालिका की क्या भूमिका बिल्कुल ही संदेह में आ गई है? न्यायपालिका को इसलिए दखल देना पड़ रहा है कि हमारी
मानस ने, जनता ने दखल देना बंद कर दिया है। कार्यपालिका कभी इससे बहुत अलग रही हो मुझे लगता नहीं है। हरियाणा की सरकार की, आज की सरकार की बात करें तो उन्होंने शिक्षा में 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने की बात की, और जब नियुक्तियां होने लगी तो उन्होंने कहा कि 1/3 लिमिट होगी, यानी कि 1/3 से अधिक महिलाएं लगेंगी नहीं। इस तरह का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने कहा कि दोबारा रिजल्ट बनाइए आप, तब उन्होंने बदला और एक बार फिर वैसे ही कर दिया। ये क्यों हुआ? कोर्ट को क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हमारे समाज में इसको लेकर सरकार कटघरे में खड़ी नहीं हो रही। जिस तरह चौटाला का जो सजा हुई उसका मैं स्वागत करता हूं, इसको लेकर जैसी प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया उस फैसले पे क्यों नहीं हुई? पीटीआई की सिलेक्शन जिस तरह एक चेयरमैन ने कर दी, जो पिछले सितंबर में रद्द की गई, उस पर हरियाणा का मानस क्यों नहीं एक्शन करता? और जब तक हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे और सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, ये न्यायिक पूरी व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। कोई कभी कभी आशा की कर दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके दोषी हैं उन तक तो अब चौटाला के मामले में पहुंचेंगे, कितने दोषियों को सजा मिलती है? ठीक कह रहे हैं आप कि पीटीआई का सिलेक्शन का मामला हुआ, कल क्लर्कों के सिलेक्शन का मामला आया, और जो मैंने महिला के आरक्षण की बात की, इन सब में आज तक सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई कि इसमें किन लोगों ने जानबूझकर कुछ किया था या कहीं प्रोसीजरल कुछ हो गया था। इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई जैसे किसी महत्वपूर्ण एजेंसी से होनी चाहिए, और फिर इन सब लोगों को सजा किस किस को कहां मिलेगी वो देखना चाहिए। मामला यहीं तक नहीं टिका है, नौकरियां बहुत छोटा मामला रह गया। इसी सरकार पे लगातार आरोप लगे हैं, कोर्टों ने फैसले दिए हैं कि लैंड एक्विजिशन के अंदर किस तरह एक्वायर करने के बाद रिलीज कर दिया गया, और फिर फैसले पलट गए। अब उन जो ये रिलीज करने के इस तरह के जो घोटाले हो रहे हैं, उनमें कौन लोग दोषी हैं, उनके हित कहां सध रहे हैं, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, इसकी जांच कहीं हो नहीं रही है। वहां निरस्त हुए, कुछ दिन चर्चा हुई, कुछ लोगों की उम्मीदें बनी, कुछ को निराशा हुई और भूल गए। और इसलिए ये हो रहा है कि हमने पूरी व्यवस्था को यहां बनाया कि हमारा यूथ आज क्या कर रहा है इस व्यवस्था के चलते। शहर में पढ़ने आता है गांव से, और स्कूल और कॉलेज से फ्री होने के बाद हमारे नेताओं के घरों के बाहर जाकर चक्कर लगाता है, भाई साहब जय हिंद करता घूमता है, और उसको पता है कि लगाएंगे तभी वही बची है, और वो यूथ भूल रहा है, उसको बताया नहीं जा रहा कि इसके अलावा बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहां आप जा सकते हैं, क्योंकि उसकी उतनी पढ़ाई नहीं। और आपने दूसरी तरफ शिक्षा में किया क्या है? हरियाणा में गेस्ट टीचर के माध्यम से जो आपने किया, शिक्षा में कितनी पोस्टें खाली हैं, और सब कुछ प्राइवेटाइज हाथों में दे रहे हैं आप। लगातार अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ठेके पे दे दिया जाए चीजें। तो फिर वो भाई साहब के चक्कर काटने वाला, नेताओं के चक्कर काटने वाला यूथ है, उसको पहले शिक्षा नहीं दी, उसको उतनी संस्कृति आपने दी, और वो भी स्कोप छीन रहे हैं। और उसके बाद जब ये कर रहे हैं तो इस संस्कृति के तहत जो अदालतों में मामले आते हैं तो रद्द हो जाती हैं, और 15 साल बाद लगता है कि आज वो बेरोजगार। आपको एक महत्वपूर्ण किस्सा सुनाता हूं मैं। 1989 में क्लर्कों की भर्ती हुई थी हरियाणा में, और उसमें पूरी मेरिट को तोड़कर अपॉइंटमेंट कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में गया मैटर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, जो हो गया हो गया। अब इस 1989 से लेकर 95 के बीच में जो पद खाली थे वो इन्हीं में से भर दिए जाए जो रह गए। और अब जाकर पिछले महीने में कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को सरकार ने कहा 103 पद खाली थे उसमें, 103 पद हम भर सकते हैं। और अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया कि जो इसमें थे वो अपने नाम दे दें। लोग आज घूम रहे हैं जिनको व्यक्तिगत तौर से जानते हो, भूल गए थे कि हमें कभी थे, उनकी आशा एक बार फिर जग गई है, और वो चिंतित हैं कि एक बार फिर क्या मेरिट तोड़ने दी जाएगी क्या। अब ऐसा कल्चर बन रहा है इसलिए कि ऐसा करने वालों को लोग खारिज नहीं कर रहे। लोग ये देख रहे हैं कि मेरे पक्ष वाला मेरे वर्कर्स को लगा रहा है तो भली बात है। लोगों को ये बदलना हो रहा है तो ठीक, दूसरे का हो रहा है तो उसको जाने दो। लोगों को एक नई राजनीति की संस्कृति बनानी होगी। ठीक है, युवाओं के पास क्या विकल्प है और व्यवस्था कैसे सुधर सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में भर्तियों की। नरेंद्र सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, यूपीएससी में भर्तियों को लेकर कभी सवाल नहीं खड़े हुए, क्या कुछ ऐसा राज्यों में किया जाए ताकि यहां नौकरियों में पारदर्शिता बरती जा सके? सबसे पहले तो उम्मीदवारों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, इंटरव्यू साक्षात्कार की जी, और अगर हो सके तो सेम डे उनके रिजल्ट जो नतीजे हैं वो भी डिस्प्ले कर देने चाहिए जी। सेकंड, मेंबर्स की ट्रांसफर होनी चाहिए, जैसे हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी ट्रांसफर दूसरी स्टेट में होती है जी, मेंबर्स की ट्रांसफर भी होनी चाहिए। एचपीएससी और एचएसएस नहीं, एचपीएससी की एचपीएससी में ट्रांसफर होगी तो दूसरे जो स्टेट के मेंबर यहाँ आएंगे उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। हाँ, कि ऊपर से कोई दबाव होगा। वो दबाव उन पर होगा नहीं, जिस सिफारिश नहीं होगी दबाव भी नहीं होगा। अब मानते दबाव होता है कि आपको मानना पड़ता है, स्वाभाविक है, तो जैसे हमारी व्यवस्था उसमें दबाव तो होगा ही। जानकार है वो आपको सिफारिश करेंगे जी। सिफारिश आपको, ये अलग बात है कि प्रेशर में ना आए जी, लेकिन कमीशन में सब कुछ गलत होता है ऐसा भी मानना ठीक नहीं है। ठीक, मैं आपको एक
किस्सा सुनाता हूं। जुडिशरी के इंटरव्यू थे जी। हाई कोर्ट के एक जज आए थे, कैंडिडेट 2 ही थे, पोस्टें काफी थी। एक की क्वालिफिकेशन लड़के की LLB थी, दूसरे की LLM, और वो लेक्चरर भी किसी यूनिवर्सिटी में लगे हुए थे। जज साहब ने जो मियरली LLB थे उनको था सिलेक्शन के लिए रिकमेंड कर दिया, जो LLM और लेक्चर लगे हुए थे उनके लिए कहा मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। कमीशन ने कहा पोस्ट बहुत खाली हैं, दिक्कत होती है, तो उन्होंने कहा मैं किसी कीमत पे इनको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये कभी भी जजमेंट लिखवा नहीं पाएंगे, इनमें कैलिबर नहीं है। मैंने जज साहब को कहा अगर यही आप नहीं होते इंटरव्यू में, ये आपके पास कोर्ट में आते तो आप भी कहते कि कमीशन ने डिस्क्रिमिनेशन किया है, जो क्वालिफाइड था उसे छोड़ दिया और जो कम क्वालिफिकेशन वाला था उसका सिलेक्शन कर दिया। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कमीशन में निष्पक्ष सिलेक्शन होते हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो उनको ये बात हजम नहीं होती। अब जैसे इंटरव्यू बाकी HCS को छोड़ करके, जुडिशरी को छोड़ के बाकी भी जो सब्जेक्टों के इंटरव्यू होते हैं डिपार्टमेंटों के, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उसमें हम बहुत से लड़कों को देखते हैं उनके जो डिग्रियां हैं, उनकी जो ये इसकी PhD की थीसिस है, जब PhD की थीसिस से हम पूछते हैं तो उनको कुछ उसमें से वो बता नहीं पाते। कई लड़कों ने साफ साफ कहा कि थीसिस भी हमारी गुरुजियों ने लिखी है। ऐसे में कमीशन क्या करेगा? कमीशन के सामने तो सारे बराबर हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वो इंटरव्यू में अंदर कुछ नहीं बता पाते, बाहर जाके कहते हैं हमने सब कुछ बताया। तो वीडियोग्राफी अगर होगी उससे इसका समाधान है और पारदर्शिता होगी, किसी को कंप्लेंट नहीं होगी। जी गुरदारा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे कहते हैं युवाओं के पास और भी विकल्प है, बजाय कि आप राजनेताओं के घरों के चक्कर लगाए, सांसदों के घरों के चक्कर लगाए नौकरियों के लिए। देखिए, इसमें दो तरह से मैं बात कह सकता हूँ। एक आपने पारदर्शिता की बात की, अभी भी RTI सूचना के अधिकार कानून की जितना दखल इसमें होना चाहिए वो नहीं है। आंसर कीज जो बनती हैं उनको दी नहीं जाती हैं, कोर्टों में मामले लंबित है अभी भी। अगर आंसर कीज में आप कितनी गड़बड़ कर रहे हो बताते नहीं है। आप ये कह देते हैं, हरियाणा की दोनों कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों ये कहते हैं कि अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, हम नहीं देंगे। आप क्यों नहीं बताते कि क्या आपने क्राइटेरिया बनाया है और क्राइटेरिया में किन लोगों को कितने नंबर किस चीज के मिलेंगे और इंटरव्यू में कितने हैं। इंटरव्यू में बार बार कोर्ट्स ने कहा है कि इंटरव्यू के नंबर कम कीजिए, सारा जोर हमारा HPSC पे है, पर इंटरव्यू के नंबर ही कम होंगे तो HPSC की बचेगी नहीं। फिर दूसरा सवाल कहां से आएगा? जिस PhD थीसिस की बात आपने की वो पूरा शिक्षा के स्तर की बात है। एक संस्था है असर, अभी कल ही उसने हरियाणा की रिपोर्ट जारी की है चंडीगढ़ में, पिछले साल भी की थी। आप देखिए कि हरियाणा में शिक्षा की हालत कितनी है, कैसी है, इतनी बदहाली कि यहाँ का 7वीं 8वीं का बच्चा हिंदी के पाठ पढ़ ना पाता हो हरियाणा में। अगर ऐसी स्थिति होगी तो आप नृत्य कैसे करेंगे? कुछ मामले तो मुझे लगता है ये है। दूसरा, रूल जब बनते हैं उनको समय से पहले बनाना चाहिए। बार बार ये हो रहा है सालों से कि आप रूल समय पे बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट कुछ और करते हैं, उनको चैलेंज होता है, कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर हो रहा है। इसके आगे थोड़ा अगर हम चला जाए तो पूरे मामले में जो दोषी हैं उनको उत्तरदायी ठहराने की व्यवस्था होनी चाहिए। और अंतिम मामला जब मुझे लगता है कि यूथ और हरियाणा के लोगों के पास क्या है, जो लोगों के हित में है, वो ये है कि हरियाणा की पूरी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलें, राजनीतिक संस्कृति को बदलें। हरियाणा की सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे चौटाला हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अजका हो, चाहे BJP हो, सिर्फ इस बात पे काम कर रही हैं कि हमें वोट दोगे तो हम व्यक्तिगत काम आपके करवा देंगे, आपको नौकरियां दिलवा देंगे, आपको ठेके दे देंगे, आपको अफीम बिकवा देंगे। इस तरह की सब बात कर रहे हैं और लोग उसके साथ जा रहे हैं। अगर हम ये चिन्हित करके उन पार्टियों और लोगों का विरोध नहीं करेंगे, ऐसी संस्कृति नहीं बनाएंगे राजनीतिक संस्कृति, तो ये छोटे मोटे पैबंद लगाने से शायद काम चले ना, मुझे लगता है। इसलिए मूल बात पे हमें जाना होगा और फिर ये बाकी ढांचागत चीजों को देखते हुए उसके छोटे छोटे सुधार की जो चीजें हैं, RTI है, दूसरा है, ये भी करना। मूल बात तो फिर आपके हिसाब से आम लोगों पर आ जाती है। क्या कहेंगे सुनील आप? आपके लिए सलाहें हैं ये, आप ऐसे लोगों को चुनकर भेजिए कार्यपालिका में जो सही ढंग से काम करें। ऐसा है, इस पे जो कार्यपालिका के ऊपर है ना, जो सवाल अभी समाज सेवी अन्ना हजारे ने चलाया था, आज से कुछ महीने पहले की बात है, और उन्होंने कहा था स्पेशली भी, उन्होंने भी यही बात रखी जो अब ये बता रहे हैं जी, भी चुनकर अच्छे व्यक्ति को पहुंचाया जाए। पर हम देखें तो एक तरफ राजनेता ही नहीं, आम समाज, हम भी
हम भी खुद लालच में आ जाते हैं। सुनील भाई, मैंने थोड़ी बात अलग की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छी चुनिए, ये अच्छे और बुरे का क्राइटेरिया होना नहीं, चाहिए। जनता जागती रहे, पहरा देती रहे, आपको पता होना चाहिए सही और गलत में फर्क। जनता भी गलती करती है इसमें। नहीं, जनता जागेगी और पहरा देगी, उस ऐसी संस्कृति हम बनाएंगे तो फिर शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होगी। अमित, आपको क्या लगता है? मैम, एक तो जो एचपीएससी या एचएससी से जो भी मेंबर होते हैं वो स्टेट से नहीं, युवाओं की बात कर रही हूँ। युवाओं को तो मैम ये मजबूरी में जाना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। नहीं, वही वो कह रहे हैं कि नहीं मत जाइए आप मजबूरी में, आप खड़े होइए, सही और गलत की पहचान करिए और सही के साथ खड़े होइए, तभी व्यवस्था सुधरेगी। मैम, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में खड़े होने वाले रह जाते हैं और जो वो है वो निकल जाते हैं। इस सोच को बदलना होगा। जी, आखिरी 1 मिनट रह गए। पूरा कमीशन खाली है, 2 मेंबर है, एक चेयरमैन एक मेंबर है, 6 मेंबर का कमीशन बना दिया जी। चीफ सेक्रेटरी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है मेंबर्स के लिए। मेंबर 1.5-2 महीना हो गया एप्लीकेशन आए हुए, लेकिन वो अभी तक सिलेक्शन नहीं कर पाए। नहीं नरेंद्र जी, यहाँ तो सवाल दूसरा है। अभी जिस केस में सजा हुई है उसमें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के परव्यू से बाहर लेकर डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बना दी गई। जब सरकारें करने पे आती हैं तो ये सारे जो पैबंद वाले सारे तरीके इनको धूमिल कर देती है। कमीशन से सवाल दूसरी तरफ दे दिए, कमीशन से भी कुछ पोस्ट है, लेक्चरर की दूसरी निकाल कर। सवाल वो है ना कि आप जितना भी प्रबंध कर लेंगे, अच्छे लोग कमीशन में भर्ती करेंगे, वो दूसरी जगह ले आएंगे। इसलिए सुंदर बात यह है अभी भी एडीए का एग्जाम हो रहा है। जी, चलिए अब इस चर्चा को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो गया है। राज्य लोक सेवा आयोग को ज्यादा पारदर्शी होने का वक्त आ गया है, वहीं नेताओं को भी इनके कामकाज में दखल अंदाजी से बचना होगा, तभी भर्ती घोटालों पर रोक लग सकती है। इसी के साथ आज का प्राइम डिबेट हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।